नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर पर। आज के इस वीडियो में हम कोनिक के कुछ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि हाइपरबोला का इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है और एसिम्प्टोट्स का भी इक्वेशन दिया गया है उसी के, और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला का पूछा जा रहा है कि वो क्या होगा। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला को अगर मैं सी एस से लिखूं और हाइपरबोला को एच से और एसिम्प्टोट्स को ए से, तो ए तीनों ए पी में होते हैं। ए एक जनरल रिजल्ट है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो मिडिल वाला होता है फर्स्ट और लास्ट के सम के हाफ के बराबर होगा। इसका मतलब होगा कि ए इक्वल टू एच प्लस कॉन्जुगेट हाइपरबोला यानी हाइपरबोला प्लस कॉन्जुगेट हाइपरबोला अपान 2 होगा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो होगा 2 एसिम्प्टोट्स ट्वाइस ऑफ एसिम्प्टोट्स इक्वल टू हाइपरबोला प्लस कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो यहाँ से कॉन्जुगेट हाइपरबोला का अगर वैल्यू निकालेंगे तो पता चलेगा कि 2a माइनस हाइपरबोला है। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला इक्वल टू 2a माइनस हाइपरबोला। ओके, कॉन्जुगेट हाइपरबोला इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एसिम्प्टोट्स माइनस हाइपरबोला। तो बहुत ही सिंपल है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि क्वेश्चन नंबर 10 में एक टाइपो मिस्टेक है जो इस प्रकार से होगा कि यहाँ पर -6 होगा +6 के जगह पर। तो हम करते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला निकालते हैं। कॉन्जुगेट हाइपरबोला कैसे निकालेंगे? ट्वाइस कर देते हैं किसका? एसिम्प्टोट्स का। तो एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन यहाँ पर लिखा है, इसका ट्वाइस कर देते हैं तो हो जाएगा 2y² माइनस 2xy माइनस 4x² माइनस 10y और प्लस 2x प्लस 12। अब इसमें से मुझे माइनस करना है हाइपरबोला का इक्वेशन, तो हो जाएगा 2x² और माइनस 2xy। ओके, नहीं ट्वाइस नहीं, डायरेक्ट इसी को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है ना, हाइपरबोला को ही घटा देना है बस। तो हो जाएगा फिर यहाँ से प्लस y², उसके बाद में फिर यहाँ से हमें मिलेगा प्लस x माइनस 5y प्लस 6। ओके, और a इक्वल टू 0 होता है तो मैं यहाँ पर इक्वल टू 0 कर दूँगा। अब मैं दोनों को सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा, देखिए y यहाँ तो हो जाएगा 3y² माइनस 2 और 1 3xy और -4 to 6x²। और x की बात करें तो पहले y की बात कर लें तो हो जाएगा 15y माइनस प्लस 3x प्लस 18 इक्वल टू 0। अब मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा y² माइनस xy माइनस 2x² माइनस 5y प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके हिसाब से अब मैं अगर ऑप्शन मिलाऊं तो मेरा ऑप्शन डी मैच कर रहा है, तो इसका आंसर डी होगा। ओके, 11 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि r1² r2² क्वाड्रिक फॉर्म में इस प्रकार से दिए गए हैं। r ऑफ द साइन ऑफ देन कोनिक इतना एज। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में एक चीज़ मिसिंग है कि r1 r2 रूट्स हैं, लेकिन इनका साइन के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। एक टर्म यहाँ पर मिसिंग है। या तो यहाँ पर लिख दे r ऑफ अपोजिट साइन कह दे, या फिर कह दे सेम अपोजिट साइन, या फिर पॉजिटिव बोल दे। बोथ आर पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव बोला जा रहा है तो पॉजिटिव, जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो उस केस में एलिप्स होता है, और जब अगर अपोजिट साइन के हैं तो उस केस में हाइपरबोला होता है। तो इसके आंसर से अगर मैं जज करूं तो आंसर के हिसाब से आंसर एलिप्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर पॉजिटिव मिसिंग है, तो आप मैनेज कर सकते हैं।
अगर नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो ये जानिए कि जब दोनों पॉजिटिव साइन के रहेंगे तो इलिप्स होगा, और जब अपोजिट साइन के रहेंगे, एक प्लस और एक माइनस रहेगा, तो हाइपरबोला होगा। ओके, तो यहाँ से इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू डायमेंशनल ज्योमेट्री द जनरल, इन टू डायमेंशनल ज्योमेट्री द जनरल इक्वेशन इतना क्या रिप्रेजेंट करेगा? कोनिक, और कुछ इसमें सोचना ही नहीं है। प्लेन के इक्वेशन में जेड भी होता है, कॉनिकॉइड में भी जेड होता है, और यहाँ पर भी कॉनिकॉइड स्पेलिंग सही नहीं है, ये भी जो है इसमें भी जेड होगा। तो चूँकि 2D का है तो कोनिक ही होगा। कहा जा रहा है कि 13 क्वेश्चन में द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, तो सेंटर फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका है एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करिए और बराबर 0 करिए, तो हो जाएगा 2x माइनस 4y और प्लस 10 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, अगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो होगा -4x और फिर -4y और प्लस 4 इक्वल टू 0। दोनों को हल कर दें, दोनों को घटा दें, तो घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस, एक कट जाएगा y वाला, और ये दोनों प्लस हो चुके हैं, तो 6x और प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इम्प्लाई करेगा कि x का वैल्यू -1 होगा। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 14 क्वेश्चन है कि इतना एलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगा? तो एलिप्स इसी केस में रिप्रेजेंट करता है, बी वाले केस में हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है, और सी वाले केस में पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। और यह जब 0 हो और साथ में एडिशनल कंडीशन हो कि ये बी के बराबर हो, तो इस कंडीशन में सर्किल रिप्रेजेंट करता है। तो हमें बस जो दिया है एलिप्स उसी पर फोकस करेंगे तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट। 15 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोनिक कितना रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट शर्त होती है कि डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाए, और एक और रिजल्ट यूज किया जाता है क्लियर करने के लिए कि जो tan थीटा होता है दोनों लाइनों के बीच में, वो डिसाइड होता है इस फार्मूले से, h² माइनस AB अपान A प्लस बी। ओके, तो अगर h स्क्वायर अगर बराबर हो जाए AB के, तो थीटा 0 हो जाएगा। ये इम्प्लाई करेगा थीटा का वैल्यू 0। थीटा का वैल्यू 0 होने से दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। तो पैरेलल का तो इसमें जिक्र किया नहीं है, तो हम इस केस को टिक करेंगे। पैरेलल कहता तब फिर हम फर्स्ट टिक करते, और बाकी दोनों में डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये स्टैंडर्ड कोनिक जो होते हैं एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्किल, इन सब के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। तो 15 का आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से सी होगा। 16 क्वेश्चन है इफ़ द कोनिक इतना रिप्रेजेंट द इलिप्स देन। तो इलिप्स के लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला है कि h² माइनस ए बी यूज हम कर लेते हैं। तो h का वैल्यू का मतलब होता है, अगर से आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर होगा ax² प्लस 2hxy प्लस by²। ओके, इसी से हम यहाँ पर काम चलाएंगे, मतलब इतने डाटा से ही, बाकी ये इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो फिर सोचेंगे। तो h का वैल्यू क्या होगा, 2h इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर a की बात करें तो a की वैल्यू 1 है, और b की वैल्यू बात करें तो 1 प्लस लैम्डा। तो अब हम यहाँ पे यूज करते हैं h² का वैल्यू क्या है, 1। अब ग्रेटर दैन एलिप्स के केस में a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 प्लस लैम्डा, तो 1 ग्रेटर दैन 1 प्लस लैम्डा, 1 से 1 कट गया, 0 से बड़ा है लैम्डा, तो 0 से बड़ा है लैम्डा, इसका ऑप्शन सी होगा सही। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि ट्रांसवर्स एक्सिस फाइंड करना है, तो इसको कैलकुलेट करना होगा। इसमें देखिए दो चीज़ें कैलकुलेट किया जाता है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए यहाँ पर मैं स्पेस बना रहा हूँ। तो देखिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो पहले जब स्टैंडर्ड कोनिक को जो जनरल कोनिक होता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए इतना यूज करते हैं, इसके 3 टर्म यूज करते हैं, और प्लस इसमें लिख देते हैं C1। और C1 कैसे निकलता है, C1 का फार्मूला होता है
एफ एक्स वन प्लस जी वाई वन और प्लस सी। ओके, तो यहाँ पर x1 y1 क्या है, x1 y1 सेंटर होते हैं, तो हम पहले इसका सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर निकालने के लिए x के रेस्पेक्ट में हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं। तो यहाँ से हमें फार्मूला मिलेगा, क्या मिलेगा कि 2x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। दूसरा क्या होगा, जब हम बात करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो -3x प्लस 2y और y के रेस्पेक्ट -10 इक्वल टू 0। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रॉब्लम में इसका जो रूट आएगा, रूट कहने का मतलब है कि सलूशन, तो हल कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का और सेकेंड में 2 का, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा 6x माइनस 9y प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 10 जा 30 इक्वल टू 0। फिर दूसरे में मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 2 से, 2 3 जा 6x प्लस 4y और फिर -20। अब इसको हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो x वाला टर्म कटेगा और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से अगर दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ से मुझे मिलेगा -5y और प्लस 10 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू हो जाएगा 2। तो y का वैल्यू 2 अगर मैं इसमें पुट कर दूँ इस फर्स्ट वाले में, तो मुझे यहाँ से मिलेगा y का वैल्यू 2 पुट करने पर 2x बराबर 3 गुणे इंटू 2 माइनस 10। तो ए वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस 4, तो x का वैल्यू हो जाएगा -2। तो -2 और 2, -2 2 और 2, ये जो हैं इनको हम कहेंगे x1 y1। इसके बेस पर हम c निकालेंगे, तो c1 निकालेंगे। तो c1 का फार्मूला यहाँ पर देखिए मैं पहले से लिखा हूँ। अच्छा f क्या है, f होता है जैसे कि ये जो इक्वेशन होता है ये होता है इस प्रकार से होता है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो x के कोफिशिएंट का हाफ कर देंगे तो g मिल जाएगा। तो x का कोफिशिएंट 10 है, हाफ तो 5 हो जाएगा। तो 5 इंटू x1 का वैल्यू -2, g का वैल्यू करेंगे तो ये आएगा -5 और इंटू y का वैल्यू, y1 का वैल्यू यहाँ पर 2 है और प्लस c का जो वैल्यू है यहाँ पर 21 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा -10 -20, यहाँ पर 1 मिलेगा। तो फाइनली जो ये c1 का वैल्यू 1 है, तो जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो इसके शुरू के 3 टर्म यूज किए जाएंगे, 3 टर्म मतलब जो होमोजीनियस में मतलब कहते हैं 2 डिग्री के हैं, और प्लस c1 लिख दिया जाता है। आप जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं थोड़ी अगर बुक की हेल्प लेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो मैं बाकी चीज़ को इरेज करके अपने पॉइंट पर आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे c1 मिल चुका है और अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए सिंपल मैं यही 1 यूज करूँगा, क्योंकि c1 का वैल्यू आ चुका है 1, c1 का वैल्यू 1 आ चुका है। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा x² माइनस 3xy प्लस y² इक्वल टू प्लस c1 होता है। आप किसी भी बुक का हेल्प ले लीजिए, c1 इक्वल टू 0। तो c1 का वैल्यू कितना है 1 यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब सॉल्व करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे टर्म मिलेगा, ये उस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1। फिर मैं डिवाइड कर दूँगा, तो डिवाइड कर दूँगा तो हमारा जो फार्मूला है वो इस प्रकार से बन जाएगा -x² प्लस 3xy और -y² इक्वल टू 1। अब इसका हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस
2hxy प्लस by² इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो यहाँ से मुझे मिलेगा, यहाँ से अब हम कंपेयर करेंगे तो मुझे मिलेगा a का वैल्यू -1, b का वैल्यू -1 और h का वैल्यू 3/2। तो अब अच्छा, इसमें क्या पूछा जा रहा है, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस के लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं, फार्मूला जो ऊपर लिखा गया है, एक ऑप्शनल क्वेश्चन में दिया गया है, 1/r² b - 1/r² इक्वल टू h²। इसका हम यूज करते हैं। तो यूज करेंगे तो a का वैल्यू तो -1 है, तो हो जाएगा -1 - 1/r²। दूसरे में क्या है, -1, फिर b का वैल्यू -1 है और -1/r² इक्वल टू h का वैल्यू क्या है, 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे मिलेगा, चूँकि ये माइनस है और ये पूरा होल स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर बनेगा तो नेगेटिव कॉमन लेंगे तो पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 1 + 1/r² का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर। ये इम्प्लाई करेगा 1 + 1/r² बराबर ±3/2। तो एक बार हम प्लस लेते हैं, एक बार माइनस, तो यहाँ पर हम प्लस ले लेते हैं। तो जब प्लस लेंगे तो उस स्थिति में बनेगा कि 1/r², फर्स्ट टाइम हम माइनस ले लेते हैं 1/r² इक्वल टू, प्लस ही लेते हैं ज़्यादा बेहतर होगा, 3/2 - 1, ये हो गया 1/2। ओके, तो 1/2 हो गया, तो r 1/r² बटा 1/2 है, तो r² इक्वल टू 2 कर देंगे, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा r का वैल्यू √2। ठीक है। अब सेकंड जब हम माइनस लेंगे तो उस स्थिति में हमें मिलेगा 1 + 1/r² इक्वल टू -3/2। तो यहाँ से जो फार्मूला बनेगा 1/r² इक्वल टू, ये 1 उस साइड जाएगा तो घट जाएगा, तो -5/2 आएगा, जो कि नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव वाले को हम यहाँ पर इसी केस में हम यहाँ पर इम्प्लाई करेंगे कि जो r1² होगा, जो r1 है, r1² इक्वल टू 2, और जो r2² होता है उसको -5/2 है, तो उल्टा कर देंगे, चूँकि r चेंज होगा तो यहाँ से मिल जाएगा 2/5। ओके, तो जो यहाँ कहा जा रहा है ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ मुझे पता करना है ना, तो लेंथ पता करना है तो ट्रांसवर्स एक एक्सिस होती है कॉन्जुगेट, जो नेगेटिव वाला है वो कॉन्जुगेट होता है, और जो ये जो होता है ये कॉन्जुगेट एक्सिस बनाएगा, ये कॉन्जुगेट एक्सिस बनाएगा, और ये जो 2 वाला है यही होगा ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके, तो ये सेमी ट्रांसवर्स, r1 का जो वैल्यू होता है वो सेमी होता है, लेकिन मुझे पूरा चाहिए, यहाँ पर एक टर्म और मुझे जोड़ना चाहिए, सेमी, इसमें भी मुझे एक टर्म जोड़ना चाहिए, सेमी होते हैं। मतलब कि r1 r2, अगर आप ध्यान दीजिए तो r1 और r2 दोनों सेमी होते हैं, सेमी का मतलब आधा होते हैं, लेकिन मुझे फुल चाहिए, तो फुल के लिए मुझे करना होगा ट्वाइस ऑफ r1। तो ट्वाइस ऑफ r1 करो 2, r1 का वैल्यू मैं यही निकाल चुका हूँ, क्या है, √2, या r1² बराबर 2 है, तो r1 का वैल्यू √2, तो √2। तो इस तरीके से इसका आंसर ए होगा। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी सॉल्व करने के लिए, या इस टाइप का क्वेश्चन का हम अलग से एक वीडियो बना देंगे कंप्लीट, जिससे कि उसी टाइप में सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, 18
18 क्वेश्चन में कहा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इतना जो दिया है, रिप्रेजेंट सर्किल। सर्किल तब रिप्रेजेंट करता है जब ए बी बराबर हो और एच जीरो हो जाए, क्योंकि देखिए सर्किल के इक्वेशन में एक्स वाई का टर्म होता ही नहीं है, तो एच को जीरो होना ही पड़ेगा। तो एच जीरो कहाँ कहाँ है, इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में, इन्हीं दोनों में से कोई एक में होगा। अच्छा, और सर्किल का इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का गुणांक वाई के गुणांक बराबर होते हैं, तो ये भाग दे देंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अलग हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी है, सेंटर ऑफ कॉनिक। फिर से सेंटर पर क्वेश्चन आ गया, तो सेंटर पर सारे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव करिए तुरंत। तो ये हो जाएगा 9 दूना 18x माइनस 24y और माइनस 18 बराबर 0। दूसरे जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा -24y, y के रेस्पेक्ट में तो x, और फिर 16 दूना 32y और -101 इक्वल टू 0। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको पुट करा के चेक कर लीजिए। जैसे कि अगर देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं इस 3 5 को पुट करता हूँ, तो इस पहले वाले इक्वेशन में 3 5 को अगर मैं पुट कराऊँ तो 18 3 54, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 पंचे 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, 120 और -18, तो 0 तो कभी नहीं हो पाएगा, ये तो पहला तो फेल हो गया। ठीक है, दूसरा जो 5 3 है तो 18 पचे 90, -24 3 72। ठीक है, घटाएंगे तो इसमें से 18 आएगा और 18 कट के 0 हो जाएगा। ओके, पहले को संतुष्ट कर गया, दूसरे को देखें तो 24 पंचे तो 5 चौका 20, 5 दूना 10 तो 12 माइनस में, और फिर माइनस का टर्म बनेगा 32 का 3 में, ये भी माइनस, तो ये भी गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अब हम अगर बात करें तो यहाँ पर जो टर्म बनेगा -3 5, इसको भी सेटिस्फाई करा सकते हैं, तो -3 और -5 को सेटिस्फाई करेंगे तो 18 3 -54 और फिर प्लस ये हो जाएगा 24 बचे 5 चौका 20, 5 दूना 10 तो 12 और -18, ये भी 0 नहीं होगा तो ये भी फेल है। तो हमने इसको भी फेल करा दिया था 5 3 को, तो ये भी फेल है, तो इसका नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, अब मैं या मुझे जल्दी में लगाने में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तरीका यही है, ठीक, कि पहले x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू 0, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करके दोनों को हल कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, x y की जो वैल्यू आएगा वही होगा सेंटर। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि इफ़ इन ए कोनिक द फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा देखिए, कोनिक का जो डेफिनेशन होता है, कहा जाता है कि एक पॉइंट P होता है, एक पॉइंट S होता है, एक लाइन होती है जिसे डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। डायरेक्ट्रिक्स की स्पेलिंग ऐसे रहेगी। ओके, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स। तो P से S की दूरी और P से इस पर परपेंडिकुलर m होता है, तो फार्मूला बनता है PS/PM इक्वल टू E। अब यही E जो होता है भिन्न भिन्न मानों के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए हाइपरबोला, लेस देन 1 के लिए इलिप्स, इक्वल टू 1 के लिए पैराबोला, इक्वल टू 0 के लिए सर्किल, अलग अलग मानों के लिए अलग अलग रिलेशन बनता है। इसी E को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ए कोनिक, इफ़ इन ए कोनिक द फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर ही हो जाए, डायरेक्ट्रिक्स पर ही हो जाए। ठीक है, तो द कोनिक रेक्टम फॉर्म्ड। ठीक है, तो देखिए रेक्टम जो होता है, लेटस रेक्टम को यहाँ पर रेक्टम से ही इंडिकेट किया जा रहा है। तो आप देखे होंगे कि जो पैराबोला बनता है ऐसे, ओके, ऐसे, तो यहाँ पर जो S होता है फोकस से गुजरता है और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल एक लाइन गुजरती है, इसी को बोलते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम। ओके,
तो रेक्टम की डेफिनेशन ही यही होती है कि फोकस से गुजरने वाली लाइन और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल। तो अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर मैं डायरेक्ट इसके फोकस को उठा के अगर मैं यहीं पर कर दूँ तो इस कंडीशन में जो लेटस रेक्टम है यहीं से गुजरेगा और इसी डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल गुजरेगा, तो बनेगा क्या? लाइन बनेगा। ओके, तो चूँकि कुछ फिगर जो जैसे कि एलिप्स होता है उसमें 2 फोकस होते हैं तो उसमें 2 लाइन बनेगा, कुछ में सिंगल बनेगा। तो जनरली अगर मैं जनरल सोचूं तो लाइन ही बन रहा है, तो ये पैराबोला नहीं बनेगा, एलिप्स नहीं बनेगा, हाइपरबोला नहीं बनेगा। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन जनरल सोचा गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। ओके, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है कि डेफिनीशन पर ध्यान देना है बस। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप पैराबोला फर्स्ट टाइम बनाते थे y² = 4ax, तो उस कंडीशन में यहाँ पर यस होता था कुछ दूरी पर, x = -a दूरी पर डायरेक्ट्रिक्स होती थी। तो यहाँ पर कोई PS है तो यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से यस, PS/PM बराबर पैराबोला के लिए बराबर होता था। तो यहीं से इसके यस से एक परपेंडिकुलर लाइन गुजरती थी जो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होती थी, इसी को लेटस रेक्टम बोलते थे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इसका यस है डायरेक्ट्रिक्स पर हो जाए, तो ये जो लेटस रेक्टम है तब कहाँ से गुजरेगी? ये कोइंसाइड कर जाएगी डायरेक्ट्रिक्स पर, तो बनेगा क्या? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो बाकी 3 कैंसिल हो रहे हैं, स्ट्रेट लाइन तो उसमें दिया है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो कभी कभी फिगर जो है जो एलिप्स होते हैं उसमें 2 फोकस होते हैं और 2 डायरेक्ट्रिक्स होता है, तो वहाँ पर पेयर बनेंगे। तो ऐसा मैं सोच रहा हूँ। अगर आप इस पर कमेंट करेंगे और आपके पास कुछ और अगर आइडियाज़ हो तो हम इस पर दोबारा चर्चा करेंगे। ओके, 21 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द सेंटर ऑफ कोनिक। तो सेंटर ऑफ कोनिक तो इसका भी कर दीजिए वही 2ax + 2hy = 0। फिर से क्या करना है? 2hx + 2by = 0। अब इसको संतुष्ट तो यही कर रहा है 0 0, और कोई संतुष्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से अब हमें इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है इस प्रॉब्लम का। तो लंबा क्वेश्चन है, इसको हम दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ से मैं आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।